Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। जी मेरे भाई। इस कोड में क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, एज कोलैटरल यानी जमानत के तौर पे कंपनी ने अपने एसेट्स जो हैं वो रखवाए हैं, गिरवी रखवाए हैं बैंक के पास, ताकि ज़मानत के तौर पे वो उसे लोन ले और एसेट उसके पास है। मतलब एसेट्स जो हैं मे बी सम टाइम फिजिकल डिलीवरी बैंक को की जाती है, सम टाइम फिजिकल डिलीवरी एसेट्स की नहीं की जाती। ठीक है, तो कहता है ये चार्ज क्रिएट कराए जाते हैं। कोलैटरल का मतलब ज़मानत के तौर पे। जी, जो चीज़ सिक्योरिटी के तौर पे रिक्वाई जाती है, क्या बोरोवर उसको यूज़ कर सकता है? ये डिपेंड करता है कि आपकी और बैंक के दरमियान में अरेंजमेंट किस किस्म की है। वो अरेंजमेंट आज हम स्टडी करेंगे। 3 तरह की अरेंजमेंट हो सकती है, प्लेज, मॉर्गेज और चार्ज। तो प्लेज के केस में तो वो यूज़ नहीं कर सकता बोरोवर, क्योंकि वो फिजिकली बैंक के पास पहुंच जाती है चीज़ें। मॉर्गेज और चार्ज के केस में यूज़ कर सकता। जी, और कोई क्वेश्चन? जी मेरे भाई। रिडीमेबल और इररिडीमेबल में क्या फ़र्क है ये सुन लीजिए। रिडीमेबल और इररिडीमेबल में डिफरेंस क्या है? रिडीमेबल का मतलब होता है रिटर्नेबल, यानी क्या कंपनी को वो सिक्योरिटी, वो शेयर, जो चीज़ है, इंस्ट्रूमेंट, वो रिटर्न किया जा सकता है कि नहीं। अगर तो वो कंपनी को रिटर्न किया जा सकता है तो इसे हम कहते हैं रिडीमेबल, और अगर वो कंपनी को वापस नहीं किया जा सकता तो इसे हम कहते हैं इररिडीमेबल। ठीक है, इररिडीमेबल सिक्योरिटीज कंपनी को वापस नहीं की जा सकती। तो फिर अगर किसी बंदे के पास इररिडीमेबल सिक्योरिटी है और वो उसे पैसों की ज़रूरत है तो वो क्या करे? ठीक है, वो स्टॉक एक्सचेंज में दूसरे इन्वेस्टर को रिटर्न कर सकता है। ठीक है, दूसरे इन्वेस्टर्स को ट्रांसफ़र कर सकता है, दूसरे इन्वेस्टर्स को सेल कर सकता है और उनसे पैसे ले सकता है। लेकिन याद रखें, कंपनी को रिटर्न या ट्रांसफ़र नहीं कर सकता इररिडीमेबल सिक्योरिटीज़ के केस में। जी, क्लियर हुई है बात? और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? लॉ में आज तक जो पढ़ा सब कुछ समझ आ गया? जी, चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं 2 कंसेप्ट्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं 2 कंसेप्ट। एक कंसेप्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस, और दूसरा कंसेप्ट जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4, जो कि है प्लेज, मॉर्गेज आर चार्जेस रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। ये 2 कंसेप्ट आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले टाइप ऑफ चार्जेस। चार्जेस से क्या मुराद है? ये लास्ट लेक्चर में हमने ब्रीफली इस कंसेप्ट को स्टडी किया था। आज हम इस कंसेप्ट को डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं कि चार्जेस से मुराद क्या है। देखिए, बैंक के पास वैसे तो किसी भी बोरोवर के पास जाए, लेकिन चूंकि स्पेसिफिकली कंपनीज एक्ट में जो कंपनीज, किसी भी कंपनी को अगर पैसों की जरूरत है तो वो नॉर्मली बैंक के पास जाती है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास नहीं जाते। तो बैंक के पास अगर जाए तो बैंक जाहिर है सिक्योरिटी के बगैर 1 रुपया भी लोन नहीं देता किसी को। तो बैंक कंपनी से भी ये रिक्वायर करेगा कि आप सिक्योरिटी के तौर पे मेरे पास कुछ चीज़ें रखवाएं। जो कंपनी सिक्योरिटी के तौर पे चीज़ें रखवा सकती है, जो उनकी आपस की अरेंजमेंट होगी, वो जाहिर है कोई ना कोई एक एग्रीमेंट लिखा जाएगा। जो आपस में अरेंजमेंट होगी वो 3 में से कोई एक टाइप हो सकती है। या तो वो अरेंजमेंट हो सकती है प्लेज, या अरेंजमेंट हो सकती है मॉर्गेज, या अरेंजमेंट हो सकती है चार्ज। लास्ट लेक्चर में शायद क्लासिफिकेशन थोड़ी सी डिफरेंट थी, लेकिन अब जो क्लासिफिकेशन आपको करवाई जा रही है, हाइपोथिकेशन की टर्म मैंने इंक्लूड की थी।
लेकिन वो आपके सिलेबस में बुक में हाइपोथिकेशन की टर्म उसने यूज़ नहीं की, हालांकि प्रैक्टिकली वो भी एक जो है टाइप ऑफ चार्ज है। तो हम भी आपकी जो स्टडी टेक्स्ट है उसको फॉलो करते हुए हाइपोथिकेशन का कंसेप्ट मैंने एक्सक्लूड कर दिया। तो सिक्योरिटी कितनी तरह की हो सकती है? प्लेज 3 तरह की, प्लेज, मॉर्टगेज, चार्ज। इन तीनों में फर्क क्या है, ये डिफरेंस आपने समझना है। प्लेज में क्या कहते हैं, इसमें जो टाइप ऑफ सिक्योरिटी यानी जो चीजें होती हैं वो होती हैं मूवेबल। मूवेबल की सबसे बड़ी एग्जांपल है इन्वेंट्री। ठीक है, अगर कोई कंपनी बैंक के पास जाए, फॉर एग्जांपल बैंक के पास जाए, उन्हें कहे सर हमें रॉ मटेरियल परचेज करना है या इन्वेंट्री परचेज करनी है, अगले हमें 6, 7, 8 महीनों में उसकी इन्वेंट्री की ज़रूरत होगी। अब मसला यह है कि इन्वेंट्री मार्केट में इस वक्त अवेलेबल है, बाद में 2-3 महीने के बाद अवेलेबल नहीं होगी, और इस वक्त हमारे पास पैसे नहीं हैं। आप ऐसा कीजिए कि हमें कुछ पैसे दे दीजिए ओवरड्राफ्ट उधार के तौर पे, हम ताकि उस पैसों से अपनी इन्वेंट्री खरीद सकें और अपने बिजनेस साइकिल जो है उसको चला सकें। बैंक कहने लगा अच्छा मुझे आप सिक्योरिटी के तौर पे मेरे पास क्या रखवाएंगे? फर्ज कीजिए हम उन्हें ये कहते हैं सर ऐसा करते हैं कि हम जो इन्वेंट्री खरीदेंगे ना वही आपके पास सिक्योरिटी के तौर पे रखवा देंगे, बल्कि ऐसा कीजिए कि हम इन्वेंट्री खरीदेंगे डायरेक्टली आपके पास भिजवा देंगे, आप अपने गोदाम में गोडाउन में उसको रख लीजिएगा, उसके ऊपर अपना ताला लगा लीजिएगा, अपना बंदा बिठा दीजिएगा। तो बैंक ने कहा ठीक है जी, बैंक ने कहा बिल्कुल ठीक है। अब इसमें देखें एसेट हमने खरीदा, हमारी इन्वेंट्री है, हम ट्रांसफर कर देते हैं, फिजिकली पोजेशन बैंक के हवाले कर देते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? प्लेज। प्लेज नॉर्मली होता है मूवेबल प्रॉपर्टी, बल्कि हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी पे होता है प्लेज। और इसमें जो पोजेशन है, पोजेशन वो लेंडर के पास शिफ्ट हो जाती है, बोरोअर के पास पोजेशन नहीं रहती। ये जहन में रखिएगा, फिजिकल पोजेशन जो है वो किसके पास शिफ्ट हो जाएगी? लेंडर यानी बैंक के पास। अब देखें सिंप्लिसिटी के लिए मैं लेंडर की बजाय वर्ड यूज करूंगा बैंक और बोरोअर की बजाय वर्ड यूज करूंगा कंपनी, लेकिन कंसेप्ट वही है। जहां कहीं अगर बुक में भी लेंडर और बोरोअर का वर्ड यूज होता है तो आपको पता होना चाहिए लेंडर नॉर्मली बैंक को कहते हैं, बैंक होता है, और बोरोअर जो है वो कंपनी होगी। तो इस केस में मूवेबल गुड यानी इन्वेंट्री फिजिकली शिफ्ट हो जाएंगी, पोजेशन चली जाएगी बैंक के पास। और इसमें अब हमारे साथ अरेंजमेंट क्या होगी बैंक की? बैंक ये कहेगा ठीक है इन्वेंट्री मेरे पास आ गई, अब आपको जैसे जैसे मटेरियल की जरूरत पड़ेगी आप उतनी अमाउंट का मुझे लोन रीपे करते जाएं, मैं उतनी इन्वेंट्री आपको रिलीज करता जाऊंगा। अब हमारे पास जैसे जैसे ऑर्डर आता है, हमें जैसे जैसे चूंकि जरूरत पड़ती है, अब कंपनी की अपनी अरेंजमेंट है, वो सेलर को कहती है अच्छा ऑर्डर आपको हम डिलीवर कर देते हैं, आप पहले हमें थोड़ा सा एडवांस दे दें। वो सेलर जो बायर है, जो बायर होगा वो कंपनी को एडवांस देगा, कंपनी उस एडवांस को बैंक के हवाले कर देगी, बैंक उतनी अमाउंट से लोन की अमाउंट कम कर देगा और जितनी भी प्लेज इन्वेंट्री है उस अमाउंट की वो रिलीज कर देगा। इस तरह कंपनी अपना साइकिल चलाती रहेगी। इसको कहते हैं हम प्लेज। तो प्लेज की एग्जांपल क्लियर हो गई। इसमें अहम चीजें क्या है समझने वाली? प्लेज होगा मूवेबल आइटम पे, फिजिकल पोजेशन किसके पास चली जाएगी एसेट की? बैंक के पास, लेंडर के पास। और इसकी ज्यादातर जो सबसे बड़ी कॉमन एग्जांपल प्रैक्टिस में होती है वो क्या है कि कंपनी इन्वेंट्री ट्रांसफर करती है बैंक को। ठीक है, इन्वेंट्री के ऊपर जो है प्लेज होता है। इंडिविजुअल्स के केस में इंडिविजुअल नॉर्मली कुछ ना कुछ ज्वेलरी होती है, ये बैंक के पास प्लेज करवाते हैं और उसके बदले में लोन लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये इंडिविजुअल का केस है। कंपनी के केस में जाहिर है वो जब प्लेज करवाने जाएंगे वो ज्वेलरी तो साथ नहीं लेके जाएंगे, वो इन्वेंट्री के अगेंस्ट प्लेज करवाते हैं। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। आगे चले मॉर्टगेज की तरफ। मॉर्टगेज भी एक टाइप ऑफ सिक्योरिटी है। अब इसमें अरेंजमेंट क्या होती है? इसमें देखें जो चीजें होंगी वो नॉर्मली इमूवेबल होती हैं, और इमूवेबल कौन सी होती हैं? प्रॉपर्टी। ठीक है, लैंड, बिल्डिंग। अब फर्ज कीजिए हमने एक अपने ऑफिस बनाने के लिए एक लैंड जो है एक जगह पे लैंड परचेज की, लैंड परचेज कर ली हमने, उसके ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवानी है, बिल्डिंग के लिए पैसे नहीं है कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए। हम बैंक के पास गए,
हमने बैंक से कहा सर हमें लोन दीजिए ताकि हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करें। उसने कहा भाई अब तुम्हें लोन, प्लेज की बारी जो लोन चाहिए होता है ना, उसकी ड्यूरेशन नॉर्मली होती है 3 से 6 महीने या साल तक। लेकिन अगर हम मॉर्गेज जो करवाना चाहें इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, अगर हमें पैसे चाहिए हो ज्यादा पीरियड के लिए, जैसे 3 साल 5 साल 7 साल के लिए, तो फिर नॉर्मली प्लेज नहीं करवाया जाता। फिर हम बैंक को ऑफर करते हैं कोई बड़ा एसेट, जैसे हमारी प्रॉपर्टी। हम बैंक से कहेंगे सर हमें 5 साल के लिए लोन चाहिए और इससे हम क्या करेंगे, अपनी बिल्डिंग जो है हमारी प्रॉपर्टी लैंड है उसके ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाएंगे और आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता हर 3 महीने 6 महीने के बाद इतनी अमाउंट रीपे करते रहेंगे। तो अब की बार जो टाइप ऑफ सिक्योरिटी हम ऑफर करेंगे उसे कहते हैं मॉर्गेज। मॉर्गेज में हम इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन नहीं लेते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, इसमें लोन का पीरियड भी नॉर्मली ज्यादा होता है। अच्छा आप बताइए इसमें क्या पोजेशन जो है वो बैंक के पास चली जाएगी या कि जो कंपनी है उसके पास रहेगी? कंपनी के अपने पास, वो उसको इस्तेमाल भी करती रहेगी, ठीक है। लेकिन फिर बैंक को कैसे तसल्ली होगी कि जी मेरा लोन सिक्योर है? उसके लिए अरेंजमेंट ये की जाती है कि जो टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं ये ट्रांसफर कर दी जाती है बैंक को। यानी उस प्रॉपर्टी की जो ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स होंगी, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगी, वो सारे के सारे बैंक के नाम पे ओरिजिनल बैंक को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। और आपको पता है जब कभी लैंड की सेल परचेज हो तो इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि अब कंपनी ने जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बैंक के हवाले कर दिए, कंपनी अब इस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकती, ठीक है। एहतियातन इसे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में भी रजिस्टर करवा लिया जाता है कि कहीं डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स ना निकलवा दें। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स पहुंच गए किसके पास? बैंक। और फिजिकल पोजेशन एसेट की किसके पास है? कंपनी के पास। तो ये है हमारा मॉर्गेज। इसमें क्या कह रहा है, पोजेशन जो है वो बोरोअर के पास ही रहेगी, लेकिन टाइटल डॉक्यूमेंट्स जो है वो किसके पास चले जाएंगे? लैंडर के पास। ये एग्जांपल समझ आ गई आपको? और इसके एग्जांपल क्या है, जब हम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन लेते हैं, यानी सिक्योरिटी के तौर पे किसको रखवाते हैं? प्रॉपर्टी। प्लेज में और मॉर्गेज में फर्क समझ आया? प्लेज में हम सिक्योरिटी के तौर पे किस चीज को रखवा रहे हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी, इन्वेंट्री। और मॉर्गेज के केस में लोन लिया, सिक्योरिटी के तौर पे क्या रखवा रहे हैं? प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। और उसके डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर कर रहे हैं। फिर इसके बाद बारी आती है चार्ज की। चार्ज क्या है? चार्ज एक ना तो प्लेज है और ना ही मॉर्गेज है, पहले तो ये समझ लें। यानी चार्ज प्लेज नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि जब चार्ज क्रिएट करवाया जाएगा, चार्ज के जरिए से लोन लिया जाएगा, सिक्योरिटी के तौर पे हमने चार्ज क्रिएट करवाया, इसमें एसेट्स की फिजिकल पोजेशन नहीं जाएगी बैंक के पास, इसलिए प्लेज तो नहीं है। दूसरी चीज मॉर्गेज भी नहीं है, यानी इसमें टाइटल डॉक्यूमेंट्स भी बैंक के हवाले नहीं किए जाएंगे। अच्छा फिर क्या होगा? इसमें सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट होगा बैंक की और कंपनी के दरमियान में। जिस एग्रीमेंट में ये लिखा जाएगा, जरा गौर से समझिएगा, उस एग्रीमेंट में ये लिखा जाएगा कि कंपनी बैंक से लोन ले रही है इन टर्म्स एंड कंडीशन पे, जमानत के तौर पे, कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे कंपनी अपने सारे के सारे करंट एसेट्स या सारे के सारे फिक्स एसेट्स या दोनों करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स पे बैंक का चार्ज क्रिएट कर रही है। ये अल्फाज लिखे होंगे, बैंक का चार्ज क्रिएट कर रही है। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए मॉर्गेज में होता यह है कि इसमें जो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई किया जाता है कौन सी प्रॉपर्टी है और इसके डॉक्यूमेंट्स बैंक के हवाले कर दिए जाते हैं। यहां पे डॉक्यूमेंट्स बैंक के हवाले नहीं किए गए, लेकिन चार्ज क्रिएट हो गया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कंपनी एग्जैक्टली उसी तरह काम करती रहे जिस तरह रूटीन में काम कर रही थी, उन एसेट्स को यूज भी करती रहे, उन एसेट्स को अगर जरूरत पड़े तो सेल भी कर सकती है। यहां पे तो सेल नहीं कर सकती थी ना जब तक वो लोन को रीपे ना करे। यहां पे एसेट्स को जरूरत के वक्त सेल भी कर सकती है, लेकिन अगर कभी कंपनी ने डिफॉल्ट किया,
लोन को रीपे या इंस्टॉलमेंट को रीपे ना किया, लोन की इंस्टॉलमेंट को, तो उस वक्त फिर बैंक का ये राइट होगा कि एट टाइम ऑफ डिफॉल्ट जो भी करंट एसेट्स हैं, जो भी फिक्स एसेट्स हैं, अब ये उनको सेल करके, उनको सेटल करके अपनी रिकवरी कर सकती है लोन की। जैसे फर्ज कीजिए, एक एग्जांपल देता हूं आपको, डेटर्स के अगेंस्ट में क्या लोन लिया जा सकता है? क्वेश्चन ये, इसका जवाब है बिल्कुल लिया। देखिए, डेट हर एसेट के बदले में लोन लिया जा सकता है, ये ज़हन में रखिएगा, हर एसेट के बदले में लेकिन हम डेटर को प्लेज तो नहीं करवा सकते, ठीक है? ये तो नहीं है डेटर हमारे होंगे, हम बैंक में जमा करवा देंगे, सर इनसे पैसे अगर दें तो फिर इनको जानने की इजाजत दीजिए वरना पकड़ के रखें इनको, ऐसे नहीं होगा। प्लेज नहीं करवा सकते, मॉर्गेज भी नहीं करवा सकते, इम्यूएबल प्रॉपर्टी थोड़ी है। लेकिन फिर भी वो हमारा एसेट है, क्या उसको सिक्योरिटी के तौर पे रखवा के हम बैंक से कुछ लोन ले सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल ले सकते हैं, ये भी अरेंजमेंट होती है। इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहते हैं चार्ज। अरेंजमेंट क्या होगी? हम बैंक से कहेंगे सर हमारे जितने भी करंट डेटर, जो हमारे जितने भी डेटर्स हैं, हम आपका चार्ज क्रिएट करते हैं उन पे। बैंक कहेगा अच्छा इससे फायदा क्या होगा मुझे? हम कहेंगे देखें सर, रूटीन में डेटर्स जितने भी होंगे ना हमारे, उनसे कलेक्शन हम करेंगे, आप नहीं करेंगे, ठीक है? हम कलेक्शन करेंगे और आप जो भी हमारी इंस्टॉलमेंट्स की ड्यू डेट्स हैं उनके ऊपर आपको आपकी इंस्टॉलमेंट पहुंचती जाएगी। बैंक ने कहा अच्छा ये तो हो गया गुड वे। अगर कभी आपने डिफॉल्ट किया तो कंपनी कहने लगी कि चार्ज का मतलब ये है कि जिस दिन हमने डिफॉल्ट किया उस दिन हमारे जितने भी डेटर्स होंगे वो हमारे नहीं आपके होंगे, आप उनसे कलेक्शन लीजिएगा, राइट टू कलेक्ट मनी आपका होगा, फिर हमारा नहीं होगा। ये है चार्ज। अब ये देखें, इसके कोई टाइटल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत तो नहीं है कि है टाइटल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं। बैंक जो है वो जिस दिन डिफॉल्ट होगा उस दिन डेटर्स को फोन करके कहेगा आपने आगे जो भी अमाउंट पे करनी है वो हमें पे करनी है, आपने कंपनी को पे नहीं करनी। ये चार्ज। इसी तरह चार्ज करंट एसेट्स के साथ साथ फिक्स एसेट्स में भी क्रिएट हो सकता है। कैसे? यही एग्जांपल इसके साथ कंपेयर कीजिए। फर्ज कीजिए हमारे पास बिल्डिंग है, हमने बैंक से कहा कि जी इस बिल्डिंग के अगेंस्ट में हमें लोन चाहिए। बैंक ने कहा अच्छा मॉर्गेज, हमने कहा नहीं मॉर्गेज नहीं, हम चार्ज क्रिएट करवाना चाहते हैं। अब चार्ज में लिखा क्या होगा? चार्ज में लिखा होगा कि हम अपने जितने भी फिक्स एसेट्स हैं उन पे आपका चार्ज क्रिएट करते हैं। टाइटल डॉक्यूमेंट्स बैंक को नहीं दिए, चार्ज क्रिएट करते हैं। इससे फर्क क्या पड़ेगा? अरेंजमेंट क्या होगी? अब हमने रूटीन में अगर तो बैंक को लोन की इंस्टॉलमेंट जो भी ड्यू है पे करते रहे तो कुछ नहीं करना, लेकिन जिस दिन हमने इंस्टॉलमेंट पे डिफॉल्ट किया तो हमने एग्रीमेंट में, याद है आपको क्या लिखा था कि हम बैंक का चार्ज क्रिएट करते हैं किस पे? अपने सारे फिक्स एसेट्स पे। तो जिस दिन डिफॉल्ट किया उस दिन कंपनी के जितने भी फिक्स एसेट्स होंगे उनके सारे के सारे राइट्स टू सेल बैंक को ट्रांसफर हो जाएंगे। उसके बाद हम उनको ना यूज कर सकेंगे ना सेल कर सकेंगे। उससे पहले पहले, डिफॉल्ट से पहले पहले हमारे पास राइट होता है कि हम एसेट्स को जैसे चाहे यूज कर लें और अगर सेल करना चाहे सेल भी कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन डिफॉल्ट किया उस दिन सारे के सारे राइट्स किसको ट्रांसफर हो जाएंगे? बैंक को, और वो फिर फर्दर उनको सेल करके अपनी रिकवरी करवा सकता है। जी, तो फर्क समझ आया प्लेज में, मॉर्गेज में और चार्ज में? क्लियर? इसके बाद सुनिए, अब फिर से क्विक सी रिवीजन करते हैं। प्लेज में फिजिकल पोजेशन किसके पास है? बैंक को ट्रांसफर हो गई। मॉर्गेज में और चार्ज में फिजिकल पोजेशन किसके पास है? बोरोवर यानी कंपनी के पास। मॉर्गेज और चार्ज में बेसिक डिफरेंस क्या है? मॉर्गेज में कंफर्म है प्रॉपर्टी स्पेसिफाई की जाती है और उसके डॉक्यूमेंट्स, टाइटल डॉक्यूमेंट्स बैंक को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इसमें हम बिल्कुल ही सेल नहीं कर सकते इस चीज को। पार्टी भी स्पेसिफाइड है, प्रॉपर्टी भी स्पेसिफाइड है। चार्ज में समटाइम प्रॉपर्टी स्पेसिफाई कर देते हैं, समटाइम नहीं करते हैं, और इसमें टाइटल डॉक्यूमेंट्स बैंक को ट्रांसफर नहीं किए जाते। यानी अगर कंपनी चाहे तो एसेट्स को सेल भी कर सकती है। भाई समझ आई आपको? अच्छा, अगर कंसेप्ट क्लियर हुआ तो मुझे बताइए, आपके ख्याल में आप बैंकर हैं, आपके पास एक कंपनी लोन लेने के लिए आई, उसके पास तीनों ऑफर्स किए आपको, आपके ख्याल में कौन सा टाइप ऑफ सिक्योरिटी सबसे ज्यादा बेहतर? प्लेज सबसे ज्यादा, क्योंकि एसेट्स हमारे पास होता है। और अगर मैं आपसे पूछूं मॉर्गेज और चार्ज में से कौन सी, दोनों में से कौन सी बेहतर है? मॉर्गेज बेहतर है।
क्योंकि आपको पता है कि इसमें एक प्रॉपर कौन सी है एज सिक्योरिटी, और उसकी वैल्यू आपको पता है इंक्रीज ही होनी है, कम नहीं होनी, ठीक है। जबकि और वो अब जो है बोरोर वो सेल भी नहीं कर सकता, जबकि चार्ज में वो सेल भी कर सकता। तो यहां तक क्लियर। अब आगे चार्ज से आगे चलते हैं। चार्ज की दो टाइप्स हैं, एक है फिक्स चार्ज और एक है फ्लोटिंग चार्ज। चार्ज की कितनी टाइप्स हैं? फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। अब ये फिक्स चार्ज की नेचर मिलती जुलती है मॉर्टगेज से, लेकिन जहन में रखिएगा ये है चार्ज की टाइप तो डिफरेंट है उससे, यानी इसमें टाइटल डॉक्यूमेंट ट्रांसफर नहीं किए जाते हैं। फिक्स चार्ज में हम क्या करते हैं, जो लोन का एग्रीमेंट होगा उसमें स्पेसिफाई कर देंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी पे कौन सी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करवा रहे हैं। जैसे हम उसे कहेंगे जी माल रोड पे इस एड्रेस पे जो इतने 5 कनाल की प्रॉपर्टी है इस पे चार्ज क्रिएट करवा रहे हैं, हमने स्पेसिफाई कर दिया। तो जब चार्ज क्रिएट करवा रहे हैं आप, चार्ज क्रिएट और एसेट को स्पेसिफाई कर दें, स्पेसिफिक आइडेंटिफाइएबल एसेट हो, यानी आप क्लियरली स्पेसिफाई कर सकते हैं भाई कौन सा एसेट किस जगह वाला किस लोकेशन पे सिचुएटेड है, तो वो होगा हमारा फिक्स चार्ज। और अगर हम एसेट को स्पेसिफाई ना करें, सिर्फ इतना कहें ऑल प्रॉपर्टीज इन लाहौर, उन पे चार्ज क्रिएट करवाया गया। अब क्या एसेट को स्पेसिफाई, ये जनरल क्लास ऑफ एसेट उसने बता दिया, ये उसने स्पेसिफिक एसेट पे चार्ज क्रिएट नहीं करवाया, बल्कि आपको क्लास ऑफ एसेट बता दी। जैसे ऑल फिक्स एसेट्स, क्लास स्पेसिफाई नहीं किया कौन कौन सा, ऑल फिक्स एसेट या ऑल फिक्स एसेट्स इन लाहौर ऑफिस, क्लास ऑफ एसेट तो बता दी, आइडेंटिफाई नहीं किया कौन कौन सा एसेट। भी फर्क समझ रहे हैं? ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं कि डेटर में से मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी पे जितने पैसे मैंने लेने हैं इन पे आपका चार्ज क्रिएट करवाया, ये एग्जांपल हो जाएगी फिक्स की, क्योंकि इसमें मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं कौन कौन से। और अगर फर्ज कीजिए मैं कहता हूं जी ऑल डेटर्स पे, तो फिर ये फ्लोटिंग की एग्जांपल हो जाएगी। इनमें फर्क क्या है? फिक्स जो है, फिक्स चार्ज जब क्रिएट करते हैं ये होता है प्रेजेंट एसेट्स पे सिर्फ, जो इस वक्त मौजूद हैं। जो कंपनी के आने वाले एसेट्स हैं उनका इससे कोई गर्ज नहीं, जो कंपनी बाद में परचेज करती है या कंपनी के पास जो पास में थे कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ प्रेजेंट जो इस वक्त मौजूद है। फिक्स चार्ज किन पे क्रिएट किया जा सकता है? सिर्फ उन एसेट्स पे जो इस वक्त प्रेजेंट है, मौजूद हैं कंपनी के पास। और जो फ्लोटिंग चार्ज है ये प्रेजेंट एसेट पे भी क्रिएट किया जा सकता है और फ्यूचर एसेट्स पे भी कैसे? फर्ज कीजिए मैंने ये कहा कि बैंक के साथ एग्रीमेंट हुआ, उससे लोन लिया और उसे सिक्योरिटी के तौर पे क्या ऑफर, मैंने कहा सर चार्ज क्रिएट करते हैं और चार्ज क्रिएट होगा हमारी लाहौर में जितनी भी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर। कौन से वाला चार्ज हुआ, फिक्स या फ्लोटिंग? फ्लोटिंग चार्ज हुआ। बैंक ने कहा ठीक है, चार्ज क्रिएट हो गया। अब मुझे बताइए हमारी प्रॉपर्टी 3 जगह पे है, वो फॉर एग्जांपल माल रोड पे भी है, वो MM आलम रोड पे भी है, वो फॉर एग्जांपल रायबंड के करीब भी है। अब मैंने रायबंड वाली प्रॉपर्टी को सेल करना चाहता हूं, क्या सेल कर सकता हूं? बिल्कुल सेल कर सकता हूं, क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कौन सी। अगर स्पेसिफाई किया होता ना तो फिर मैं उस प्रॉपर्टी को सेल ना कर सकता। मैंने रायबंड वाली प्रॉपर्टी को सेल कर दिया और उसके बदले में फॉर एग्जांपल मॉडल टाउन में प्रॉपर्टी परचेज की। अब देखिए जैसे ही मैंने रायबंड वाली प्रॉपर्टी को सेल किया, रायबंड वाली प्रॉपर्टी चार्ज से निकल गई, और जैसे ही मॉडल टाउन वाली प्रॉपर्टी को परचेज किया, मॉडल टाउन वाली प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली चार्ज में आ गई, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी स्पेसिफाई नहीं की थी, मैंने एरिया स्पेसिफाई किया था। इसका मतलब है एक एरिया को सेल करके एक एरिया की प्रॉपर्टी दूसरी एरिया की प्रॉपर्टी परचेज करता हूं तो इसमें चार्ज ऑटोमेटिकली फ्लोट करता जाएगा। जैसे ही मैं कोई एसेट सेल किया, इसका नाम फ्लोटिंग क्यों पड़ा, कि जैसे ही मैंने एसेट सेल किया जो चार्ज एसेट थे उनकी वैल्यू कम हो गई, और जैसे ही नया एसेट परचेज किया जो चार्ज एसेट्स की वैल्यू थी वो ज्यादा हो गई। तो ये चूंकि इसमें इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है इसीलिए इसे फ्लोटिंग चार्ज कहते हैं। और इसमें चूंकि फिक्स कर लिया कौन सी प्रॉपर्टी होगी, 1 या 2, तो इसमें चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होती, फिक्स रहती है।
अब कंपनी के लिए डेफिनेटली कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा चार्ज बेहतर है वाला, फ्लोटिंग या फिक्स? कंपनी बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा बेहतर है, फिक्स, और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लोटिंग। क्योंकि अगर फ्लोटिंग में कंपनी ने किसी एसेट को सेल करना, उसे बैंक की परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिक्स चार्ज में अगर उसने किसी एसेट को सेल करना है तो बैंक की परमिशन की जरूरत है। बैंक की परमिशन के बगैर एसेट सेल नहीं हो सकता। और मॉर्गेज में आपको पता है कि वो सेल करने की ऑप्शन आती ही नहीं है, उसमें तो फिर चले बैंक की परमिशन के साथ हम सेल कर सकते हैं, इधर वो ऑप्शन ही नहीं आती है। वो जब तक रीपे ना करे लोन को बैंक रिलीज नहीं करता। जी क्लियर हो गई ये बात? अब सुनिए आखिरी बात, अगर कंपनी, फर्ज कीजिए क्या एक एसेट के ऊपर एक से ज्यादा चार्ज क्रिएट हो सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल हो सकता है। ये कंसेप्ट हमारी किताब में नहीं, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल कंसेप्ट बता रहा हूं। प्रैक्टिस में होता है, फॉर एग्जांपल किसी एक बैंक के पास कंपनी गई और उसके पास माल रोड में प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है 500 मिलियन। बैंक से पूछा सर लोन लेना है, कितने अमाउंट का? 300 मिलियन का। बैंक ने कहा ठीक है, 300 मिलियन का लोन दे दिया। और जो 500 की प्रॉपर्टी थी वो मॉर्गेज वो रखवा दी बैंक के पास, और उस पे चार्ज कितने का क्रिएट करवाया? 350 का। 300 लोन लिया था बैंक, थोड़ी सी अमाउंट ऊपर एक्स्ट्रा रखता है, 350 का क्रिएट करवाया। अब कुछ अरसे के बाद कंपनी को फिर पैसों की जरूरत पड़ी, कंपनी बैंक के पास गई। बैंक ने कहा सर हम तो जितनी हमारी लिमिट थी उतनी लोन दे चुके हैं लोगों को, अब इस साल में हम मजीद लोन नहीं दे सकते, आप किसी और बैंक के पास चले जाएं। अब सिक्योरिटी एक ही है, किसी और बैंक के पास गए, उस बैंक वाले ने कहा सिक्योरिटी। अब देखिए क्या आप ऑलरेडी जो सिक्योरिटी पहले वाले बैंक चार्ज क्रिएट कर चुके थे दूसरे बैंक को ऑफर कर सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अब कितनी सिक्योरिटी? 150 तक की, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो वहां हम मुझसे कहेंगे 100 मिलियन लोन चाहिए, 150 सिक्योरिटी आपकी क्रिएट हो जाती है। अब सुनिए, पहले वाले बैंक पे को भी चार्ज क्रिएट किया, दूसरे वाले के भी चार्ज क्रिएट करवाया। पहले वाले बैंक का चार्ज था, थोड़ी सी एग्जांपल टेक्निकल होने जा रही है, समझिएगा जरा, फिक्स चार्ज। दूसरे वाले का चार्ज क्रिएट करवाया फ्लोटिंग चार्ज। पहले वाले को कहा माल रोड वाली प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट होगा, दूसरे वाले को कहा कंपनी के सारी प्रॉपर्टी पे। इनफैक्ट कंपनी के पास प्रॉपर्टी एक ही थी उस वक्त। ठीक है, तो पहले वाले बैंक का क्या चार्ज? फिक्स, दूसरे वाले का फ्लोटिंग। कंपनी 2 महीने के बाद डिफॉल्ट कर गई। अब जब इस प्रॉपर्टी को बेचा तो पैसे हाथ आए 350 मिलियन। अब बताइए एक बैंक को कितना देना है? 300 मिलियन। दूसरे को कितना देना है? 100 मिलियन। पहले किसको पे किया जाएगा? याद रखिए पहले उस बैंक को पे नहीं किया जाता जिसे पहले लोन लिया हो, पहले फिक्स चार्ज वाले को पे किया जाएगा। पहले फिक्स चार्ज वाले को कितनी पेमेंट की जाएगी? 300 मिलियन। फ्लोटिंग वाले को कितनी पेमेंट की जाएगी? फिर 50, जो रिमेनिंग बचेगा। अगर पहले वाले पे फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट होता, बाद वाले पे फिक्स चार्ज क्रिएट होता, तो पहले पेमेंट किसको की जाती? फिक्स वाले को। फिक्स का प्रायोरिटी का राइट होता है जब कंपनी वाइंड अप हो रही हो, और फ्लोटिंग का सबऑर्डिनेट राइट होता है। जी कुछ समझ आया आपको? क्विक रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट में। मुझे बताइए बैंक के पास लोन लेने के लिए जाएंगे हम, कंपनी बैंक के पास लोन लेने के लिए गए, कितनी तरह की सिक्योरिटी ऑफर कर सकते हैं? 3 तरह की। कौन कौन सी? प्लेज, मॉर्गेज, चार्ज। प्लेज में क्या होता है? फिजिकल पोजेशन बैंक के पास चली जाती है, और नॉर्मली किस तरह के एसेट्स में क्रिएट किया जाता है? मूवेबल। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है प्रैक्टिस में? इन्वेंट्री के अगेंस्ट में। मॉर्गेज किस तरह के एसेट में किया जाता है? पोजेशन किसके पास जाती है? बैंक के पास क्या जाता है? फिर टाइटल डॉक्यूमेंट। सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है? प्रॉपर्टी के ऊपर, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है जैसे लैंड, बिल्डिंग वगैरह, इसके ऊपर। फिर बताइए चार्ज किस तरह के एसेट पे किया जाता है? मूवेबल, इमूवेबल, दोनों तरह के एसेट पे हो सकता है। इसमें बताइए पोजेशन किसके पास रहती है? बाहर, यानी कंपनी के अपने पास। इसकी एग्जांपल क्या है? आप रिसीवेबल पे चार्ज क्रिएट करवा सकते हैं, आप करंट एसेट्स पे, फिक्स एसेट पे चार्ज क्रिएट करवा सकते हैं। चार्ज की कितनी टाइप्स हैं? कौन कौन सी? और फ्लोटिंग। फिक्स और फ्लोटिंग में डिफरेंस क्या है? फिक्स में क्या होता है? एसेट स्पेसिफाई किए जाते हैं, ये वाला एसेट।
फॉर एग्जाम्पल अगर मशीनरी, प्रैक्टिकली क्या होता है, अगर मशीनरी है ना तो स्पेसिफाई किया जाता है भाई यहाँ पे जो मशीनरी लगी है उसका ये नंबर है, इसके अगेंस्ट में आपको चार्ज क्रिएट करवा रहे हैं। अगर फ्लोटिंग चार्ज हो तो कह दिया जाता है ऑल मशीनरी इन द फैक्ट्री। तो एसेट्स किस में स्पेसिफाई किए जाते हैं, फिक्स्ड में, और फ्लोटिंग में क्लास ऑफ एसेट बताई जाती है, इंडिविजुअल एसेट स्पेसिफाई नहीं किए जाते हैं जी। किस वाले चार्ज में, फ्यूचर में जो हम एसेट एक्वायर करेंगे उन पे भी चार्ज क्रिएट हो सकता है, फ्लोटिंग में। फिक्स्ड में चार्ज वही रहेगा, ठीक है। कौन से वाला ज्यादा बेहतर सिक्योरिटी समझी जाती है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिक्स, क्योंकि इसमें वैल्यू डिक्रीज नहीं होती। फ्लोटिंग में वैल्यू डिक्रीज होने का खतरा है कि कंपनी सेल कर देगी और हो सकता है जो एसेट है वो डिक्रीज हो जाए। वैसे बैंक के साथ कमिटमेंट होती है कंपनी की कि एक सर्टेन पॉइंट से नीचे नहीं आने देंगे एसेट, लेकिन फिर भी वायलेशन हो सकती है, इसीलिए ज्यादा बेहतर समझा जाता है फिक्स। अगर कंपनी वाइंड अप हो रही हो तो बताइए किसको पहले पेमेंट, जिसके साथ पहले लोन लिया उसको पहले पेमेंट की जाएगी क्या? नहीं, किसको? जिस पे फिक्स चार्ज वालों को पहले पेमेंट की जाएगी, इनका प्रायोरिटी राइट होता है, और फ्लोटिंग वालों को पेमेंट बाद में की जाएगी, इनका सबऑर्डिनेट राइट। दो कंसेप्ट आपको बता रहा हूं जो आईकैप की बुक में मेरा ओपिनियन ही है कि गलत लिखे हुए हैं, ठीक है। और मैंने कंफर्म भी करवाया, बैंकर अपना मेरा दोस्त है उससे। ये कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। पहला कंसेप्ट वो ये कहते हैं कि मॉर्टगेज में टाइटल ट्रांसफर किया जाता है। टाइटल ट्रांसफर करने का मतलब यह है आपने बैंक को ओनर बना दिया। देखिए टाइटल सिर्फ और सिर्फ सेल में ट्रांसफर होता है दूसरी पार्टी को। जब आप बोरिंग कर रहे होते हैं, बोरिंग की ट्रांजैक्शन में और सेल की ट्रांजैक्शन में फर्क है। बोरिंग में टाइटल डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर होते हैं, टाइटल ट्रांसफर नहीं होता। यानी आप घर के कागजात बैंक को जमा करवाते हैं, घर बैंक के नाम पे नहीं लिखवाएंगे। ऐसे कभी नहीं होता कि आपने वो घर ही बैंक के नाम पे करवा दिया हो, ठीक है। तो टाइटल डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर करने में और टाइटल ट्रांसफर करने में फर्क है। जो हमारी आईकैप का स्टडी टेक्स्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है कि मॉर्टगेज में टाइटल ट्रांसफर करते हैं, जबकि हमने क्या कंसेप्ट लिखना है, टाइटल नहीं, टाइटल डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर करते हैं। एक लफ्ज का फर्क है लेकिन कंसेप्चुअली फर्क ज्यादा था। और दूसरा वो कहता है 3 तरह के सिक्योरिटीज हैं। अब ये बैंक का और कंपनी का आपस का मामला है, लेकिन एससीसीपी क्या कहता है? कहता है जो भी कंपनी बैंक से कभी भी लोन लेना तो एक दफा हमारे पास आके रजिस्टर करवा दे। इसकी रीजन क्या, ये इसकी रीजनिंग सुनिएगा कि जरूरत क्यों पड़े। लोग अक्सर क्या करते थे, जैसे मैंने को बताया ना, एक सिक्योरिटी के बदले में 2-3 बैंक से लोन लिया जा सकता है अगर उस सिक्योरिटी की वैल्यू ज्यादा हो तो। लोग क्या करते थे, सिक्योरिटी एक ही है और उसके अगेंस्ट में 3-4 बैंक से लोन ले लेते थे। अब अगले बैंक को वो यही बताते थे कि सर हमने इससे पहले कोई लोन नहीं लिया हुआ किसी से। कोई सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं था कि इस कंपनी ने इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में किस किस बैंक से लोन लिया हुआ है। अगला बैंक उस पिछले वाले बैंक से पूछ ले। और नॉर्मली जो टाइटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पता डुप्लीकेट भी बन सकते हैं। तो इसीलिए एससीसीपी ने सोचा कि कंपनी के केस में से गलत प्रैक्टिस को रोकने के लिए कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि कंपनी जितने भी किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर उसने आज तक जितने भी लोन लिए हुए हैं उन सब की डिटेल सामने आ जाए, ताकि ये जो होता है ना, एक ही सिक्योरिटी मुख्तलिफ बंदों के पास रखवा के उनसे लोन लिए और फिर बाद में निकल गए बाहर के मुल्क, इस तरह का फ्रॉड ना हो। तो इसके लिए एससीसीपी ने क्या रूल निकाला, उसने कहा जो भी कंपनी किसी भी बैंक से लोन लेती है वो कंपनी के लिए लाजमी है कि हमारे पास आके एंट्री करवाए रजिस्ट्रार के पास कि उसने इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन लिया है। अब देखिए सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड आ गया कि नहीं, खुद बताइए जरा, पहले मेंटली कन्विंस्ड हो आप, क्या सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होना चाहिए कंपनीज के बोरोइंग का? बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। तो एससीसीपी ने कहा जो भी अच्छा यहां पे फिर वही इशू आ गया। कंपनी ने कहा अच्छा ठीक है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए तो हमने जाना है, अगर हम ना रजिस्ट्रेशन करवाए तो? उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन आप भी आके करवा सकते हैं, कंपनी हमारे पास, इवन जिस बैंक है वो भी आके करवा सकता है। अगर बैंक भी आके करवा देगा फिर भी हम रजिस्टर कर लेंगे। तो उन्हें दोनों में से किसी को भी ऑप्शन दे। यहां तक बात समझ आ गई? अब सुनिए हमारा स्टडी टेक्स्ट क्या कहता है। स्टडी टेक्स्ट ये कहता है कि चार्ज रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाना जरूरी है।
मॉर्गेज भी रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाना जरूरी है, प्लेज रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाना जरूरी नहीं है। ये वो इसका आर्गुमेंट देते हैं, आर्गुमेंट सुन लें। वो कहते हैं इसलिए, आर्गुमेंट मैं देना नहीं चाह रहा था क्योंकि आप आर्गुमेंट के साथ कन्फ्यूज हो जाएंगे। वो कहते थे इसलिए कि प्लेज के केस में जो बैंक है वो सिक्योर्ड होता है, अगर कंपनी मुकर भी जाए उसके पास एसेट है, वो सेल करके रिकवरी कर सकता है। तो अगर एससीसीपी के पास रजिस्टर नहीं भी हुआ तो मसला कोई नहीं है, हमारे साथ फ्रॉड नहीं हो सकता ये। लेकिन ये रिक्वायरमेंट थी पुराने कंपनीज ऑर्डिनेंस की। जब कंपनीज एक्ट आया उसने कहा भाई प्लेज भी रिक्वायर्ड है रजिस्टर करवाना, मॉर्गेज भी रिक्वायर्ड है, चार्ज भी रिक्वायर्ड है। तो सही कंसेप्ट आईकैप की बुक में क्या कंसेप्ट लिखा हुआ है, प्लेज रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाना लाजमी नहीं, जबकि सही कंसेप्ट क्या है जो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि प्लेज भी रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाना है। ठीक है, यहां पे ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा अब सुनिए, अगर चार्ज रजिस्टर नहीं करवाते कोई भी सिक्योरिटी ऐसे फिर क्या होगा, ये कंसेप्ट हमारा कल के लेक्चर का हिस्सा है, ये कल पढ़ेंगे। यहां तक नहीं भाई ठहर जाए, अभी इसके बाद एक और कंसेप्ट बताना है, ठहर जाए जी। यहां तक क्लियर हो गया। अब ऐसा कीजिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 पढ़ लीजिए, आपको 5 मिनट दिए जा रहे हैं, तसल्ली के साथ पढ़ लें। एंड पे जो कंसेप्ट रिव्यू क्वेश्चंस हैं उनको भी रीड कीजिए। जी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, वन बाय वन। हाँ देखिए, जो बुक में एग्जाम्पल्स में लिखा हुआ है प्लेज ऑफ इन्वेंट्री, प्लेज ऑफ इन्वेंट्री को काट दीजिए। ठीक है, ये फ्लोटिंग चार्ज में हम ये एग्जाम्पल नहीं दे रहे उसको, प्लेज ऑफ इन्वेंट्री। एग्जाम्पल्स में 2 है, प्लेज, हाइपोथिकेशन वो ठीक है एग्जाम्पल। ठीक है, हाइपोथिकेशन की बजाय आप चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स ये भी लिख सकते हैं, हाइपोथिकेशन भी ठीक है जी। हाँ, असल में अगर आप देखें तो फिक्स चार्ज की नेचर जो है ये मॉर्गेज से मिलती जुलती है, लेकिन ये जो ऊपर डायग्राम आपको बनाई गई है इसको क्रॉस कर दीजिए इस डायग्राम की बजाय। ये डायग्राम है तो वैसे करेक्ट, लेकिन आपकी बुक के मुताबिक नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि बुक के मुताबिक ही हर कंसेप्ट को पढ़ें। तो बुक के मुताबिक जो कंसेप्ट है वो ये कि सिक्योरिटी 3 तरह की हो सकती है और फिर चार्ज के अंदर फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। ठीक है, इस वाले डायग्राम को फॉलो करना है आपने, जो यहाँ पे बुक में दी हुई है पेज 203 पे, इसको क्रॉस कर दीजिए। प्लेज पे क्या इंटरेस्ट होता है? इंटरेस्ट हर तरह के लोन पे होता है, इंटरेस्ट के बगैर तो बैंक कभी कोई अमाउंट नहीं देता जी। और कोई क्वेश्चन? वन बाय वन क्वेश्चन सुनिए उनका, मेरे भाई क्वेश्चन सुन लीजिए उनका जी, थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा भैया। नहीं, वो असल में होता ये है कि प्लेज में जब हमारे पास ऑर्डर आता है ना, तो नॉर्मली कंपनी एडवांस में पैसे पकड़ लेती है बायर से और फिर वो पैसे ला के बैंक को दे देती है। बैंक जितने पैसे होते हैं उतनी अमाउंट के एसेट्स को, इन्वेंट्री को रिलीज कर देता है। जैसे नॉर्मली ये होता है कि फॉर एग्जांपल शुगर इंडस्ट्री के केस में वो चीनी की बोरियां पड़ी होगी वो बैंक के पास, तो अगर चीनी का ऑर्डर आया कंपनी के पास, कंपनी एडवांस पकड़ेगी बायर से और उतने पैसे लाके वो बैंक को दे देंगे। बैंक का चूंकि लोन की अमाउंट कम हो, जैसे फर्ज कीजिए पहले 100 मिलियन का लोन दिया हुआ था उन्होंने, तो 20 मिलियन रीपे कर दिया, बाकी रिमेनिंग लोन कितना रह गया? 80 मिलियन। अब बैंक क्या करेगा, 20 मिलियन की जितनी बोरियां भी बनती है गिन के वो कंपनी को कहेगा इतनी बोरियां ले जाओ, कंपनी वो बोरियां ले जाके आगे सेल कर देंगे इनको। तो वो इसी तरह कंपनी जो है वो आई चिलाई के जरिए से इन्वेंट्री को निकालते रहते हैं जी। हाँ, अंडरटेकिंग का मतलब होता है कोई डिवीजन पार्ट, मतलब पूरा बिजनेस नहीं, उसका कोई एक डिवीजन। फॉर एग्जांपल कंपनी ये भी कह सकती है कि हमारा जो हेड ऑफिस में जितने भी एसेट्स हैं उनके अगेंस्ट हम आप उन पे चार्ज क्रिएट करवाते हैं, या कंपनी कह सकती है कि हमारी जो फैक्ट्री है उसमें जितने एसेट्स हैं उन पे चार्ज क्रिएट करवाते हैं। ये पॉसिबिलिटी भी है, ये अंडरटेकिंग की एग्जांपल हो जाएगी। और कंपनी पूरे के पूरी कंपनी अपनी के उसके एसेट्स पे भी चार्ज क्रिएट करवा सकती है। जैसे ये भी लिखा जा सकता है कि हमारे ऑल एसेट्स ऑफ द कंपनी,
अब इसका मतलब है चाहे वो हेड ऑफिस में पड़े हैं चाहे फैक्ट्री में पड़े हैं, उन पे चार्ज क्रिएट हो जाएगा। जी, इन्वेंट्री डैमेज हो जा, देखिए बैंक जो है इसका हम आगे मर्केंटाइल लॉ में एक कंसेप्ट पढ़ेंगे। इन्वेंट्री इसके पास रखवाते हैं तो ये हर मुमकिन कोशिश करता है कि इन्वेंट्री को नुकसान ना पहुंचे, लेकिन अगर तो इन्वेंट्री नेग्लिजेंस की वजह से, बैंक नेग्लिजेंस की वजह से डैमेज हुई है तो हम बैंक से रिकवरी करवाते हैं। लेकिन अगर बैंक की नेग्लिजेंस नहीं थी, फॉर एग्जांपल कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से नुकसान हो गया, तो फिर बैंक जिम्मेदार नहीं है। गोल्ड है उसका रंग उतर जाए और अंदर से लोहा निकला है तो फिर बैंक लायबल नहीं है, फिर हम लायबल हैं, तो बैंक हमें पकड़ेगा भैया। जी, और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? जी जी, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4। चलिए ठीक है, यहाँ पे आज आपको जल्दी छुट्टी दे देता हूँ, लेकिन जहन में रखिएगा, आपको पता है इस वीक में आपका असेसमेंट टेस्ट है। असेसमेंट जी नेक्स्ट वीक। चलिए इस वीक में जो टेस्ट का सिलेबस क्या होगा आपको बता दिया बस सिलेबस। इस वीक में जो आपका टेस्ट है, आपका चैप्टर 19 का टेस्ट हो गया, 20 का भी टेस्ट हो गया, 21, 22 और 23 भी शामिल होगा। 3 चैप्टर शामिल होंगे इस दफा वाले टेस्ट में, 21, 22 और 23।